अवैध मदरसों पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों से पहचान पत्र मांगे जाएंगे। कौन कहां से आया है इसकी जांच होगी और कोई पकड़ा गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा गृह मंत्रालय को प्रदेश सरकार ने निर्देशित कर दिया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सभी डीएम को भी इसके लिए निर्देश दिए हैं। देखिए, हमने गृह मंत्रालय को निर्देशित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भी सभी जिलाधिकारियों को अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है हमारा, उसको निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे मदरसे जहां भी अवैध रूप से बनाए गए हैं उन सब पर कार्रवाई करें। सबके जो पहचान पत्र हैं उसकी जांच करें, कौन कहां से आया है, किस पृष्ठभूमि से आया है। अगर कहीं भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई है। उत्तराखंड में कुछ समय बाद निकाय चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले पुलिस ने राजधानी के कुछ इलाकों में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया। ये वो इलाके हैं जहां माना जा रहा है कि बांग्लादेशियों के साथ ही रोहिंग्या और असम के लोग भी बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने उन्हीं इलाकों पर जाकर ग्राउंड पर पड़ताल की है। देखिए। राजधानी देहरादून के 7 थाना क्षेत्रों में असम और बंगाल के 2 जिलों के करीब 170 से ज्यादा परिवार बसे हैं। इनमें 50 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके पास दोनों जगहों के पहचान पत्र मिले हैं। अब इनकी जांच पुलिस कर रही है। इसकी पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम सहसपुर की सपेरा बस्ती पहुंची। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के पास उत्तराखंड के आधार कार्ड बन चुके हैं। पुलिस के मुताबिक कई लोग संदिग्ध बांग्लादेशी हो सकते हैं, जबकि इन लोगों को यहाँ लंबा समय हो चुका है। सरकारी जमीन पर बसे होने के चलते कई बार इन्हें हटाने की भी कोशिश हुई। मेरा नाम सोनम है। हम यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, 100 साल से भी ऊपर हो गए। यहाँ पे रहते रहते हमारे बाप दादे सब यहाँ से रहते। पुलिस आती है, हमें बोलते हैं कि सरकारी जगह में आप खड़े हो, यहाँ से उठना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? अगर उठ जाएंगे तो यहाँ पे सब गरीब लोग हैं, हमारी बस्ती है, कब से रह रहे हैं हम यहाँ पे। पूछा करती है कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, अपना पीछे का वो बताओ। जब पीछे का क्या बताएं, 100 साल से यहीं रह रहे तो क्या बताएं कहाँ से बताएं। जो हमारे बुजुर्ग के जो पुराने बिल थे वो भी हैं हमारे पास, जो उनके आधार कार्ड सब है हमारे पास। अर्जी जो सुविधा पानी की थी वो भी पहले बहुत दूर से भर के लाते थे पानी। उस हर बंदे का कनेक्शन लगा हुआ था बुजुर्गों का ना, तो उसमें उनके जो बिल हैं वो भी हमारे पास हैं अभी तक। पुलिस की माने तो इनमें से ज्यादातर लोग आपराधिक वारदातों में शामिल रहते हैं और बांग्लादेश के भी सिर्फ 2 जिलों के लोगों का यहाँ होना शक पैदा करता है। इसलिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। एक ही जगह से इतने ज्यादा आधार कार्ड निर्गत होना कहीं ना कहीं एक सस्पिशन लगता है, तो इसलिए हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके और असम और वेस्ट बंगाल से वेरीफाई कर रहे हैं क्या ये वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका मूल निवास है तो कहाँ पर है। क्योंकि कुछ लोग ने वहाँ पर किराए का एड्रेस दर्शाया हुआ उसमें, और किराए के एड्रेस में वो जो हमारी जानकारी मिली कि वहाँ पर बहुत साल पहले रहते थे, तो उनके मूल एड्रेस कहाँ पर है। अगर वो वहीं के रहने यहाँ के निवासी हैं, चाहे वेस्ट बंगाल के हैं, असम के हैं, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसलिए हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है और ये हमारी टीम लगी उस सत्यापन को वेरीफाई करने के लिए। और कुछ एरियाज और चिन्हित हुए हैं जहाँ पर हमारी अगली कार्रवाई भी शीघ्र होने वाली है। निकाय चुनाव से पहले पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और न सिर्फ अपराधी बल्कि संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। विकास नगर से कुलदीप के साथ देहरादून से सतन बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार की जूना अखाड़ा में होने जा रही धर्म संसद फिलहाल टल गई है। हरिद्वार प्रशासन ने यति नरसिंह आनंद को धर्म संसद करने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद जूना अखाड़ा में धर्म संसद के लिए लगाया गया पंडाल हटा दिया गया। ऐन मौके पर कार्यक्रम रद्द कराए जाने से यति नरसिंह आनंद और अन्य आयोजकों में नाराजगी है। यति नरसिंह आनंद का कहना है प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मनमर्जी पर उतारू है, सच्चाई को दबाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने 1 दिसंबर को हरिद्वार से सुप्रीम कोर्ट तक यात्रा निकालने की बात भी कही है। हमारे जो यहाँ खाना बनाने वाले हलवाई थे वो भगा दिए गए हैं। टेंट वाले को धमका के सारा टेंट उखड़वा दिया गया है। पुलिस ने नोटिस चिपका दिया गया। यहाँ पे जूना अखाड़े में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के मुख्यालय में नोटिस चिपका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके जो ये गुंडागर्दी हम पे की जा रही है, अब मैं परसों अपनी माँ का यज्ञ करके यहाँ से पदयात्रा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि अगर एक बात मेरी जो मैंने आज तक मोहम्मद के बारे में बोला, जो मैंने कुरान के बारे में बोला,
जो मैंने राजनीति के बारे में बोला, अगर एक बात मेरी गलत साबित हो गई तो सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दे, लेकिन सत्य बोलने के लिए जितना मुझे दबाया जा रहा है मैं दबूंगा नहीं। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में स्थित फर्जी कंपनी द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। कंपनी की मालिक मुनेजा मुश्ताक ने पीड़ित से 80 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। पीड़ित अनम फातिमा ने कहा, कंपनी ने निवेशकों को 30% मासिक रिटर्न का वादा करके पैसे निवेश करवाए। शुरुआत में कुछ रिटर्न दिए गए, लेकिन बाद में रोक दिए गए। पीड़ित ने अपने रिश्तेदारों के करीब 88 लाख रुपए कंपनी में निवेश कराया, साथ ही 15 लाख के करीब जीएसटी भी जमा करवाया। इस पर कंपनी के 3 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन अब कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। और रामनगर पुलिस ने एक एम्बुलेंस ने 4 कट्टों में 58 किलो गांजा बरामद कर लिया है। इस गांजे के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा। गिरफ्तार दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। बरामद किए गांजे की कीमत करीब 14 लाख बताई जा रही है। एम्बुलेंस के अंदर 5 कट्टों में 68 किलो 58 किलो 16 ग्राम गांजा जो है 5 कट्टों में बरामद हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस भी जो है हमने अपने कब्जे में ले ली है। मसूरी में धनौल्टी रोड पर रेस्टोरेंट के पास कार पार्क करने के दौरान गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे आ गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 3 लोग घायल हैं। घायलों को मसूरी कम्युनिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बुधवार देर रात स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग धनौल्टी जा रहे थे। इस दौरान ड्राइवर धनौल्टी रोड के रेस्टोरेंट पर गाड़ी पार्क कर रहा था। अंधेरे में जगह का अंदाजा नहीं होने से गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। और नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास में आम लोगों के लिए भी कमरा रिजर्व हो सकेगा। सीएम धामी ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। पहले राज्य संपत्ति विभाग के अफसरों ने केवल अफसरों, विधायकों और मंत्रियों को ही उत्तराखंड निवास में रुकने की व्यवस्था दी थी, जिस पर सीएम धामी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उत्तराखंड निवास में आम लोगों के लिए भी रिजर्वेशन खोलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रूम के किराए को भी फिर से तय करने को कहा है। हरिद्वार की राजनीति में इन दिनों भड़ाना बंधुओं की चर्चा काफी है। करतार मंगलौर से चुनाव लड़ चुके तो अवतार लक्सर में जमीन तलाश रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति करने वाले दोनों भड़ाना बंधुओं ने हरिद्वार के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार जिला भले उत्तराखंड का हो, लेकिन यहाँ की सियासत में बड़ी छाप उत्तर प्रदेश की है। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सबका असर यहाँ है। पर मंगरौली चुनाव के बाद हरिद्वार की सियासत में भड़ाना बंधुओं की चर्चा है। ये हैं करतार सिंह भड़ाना, जिन्होंने मंगरौली उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो ये हैं उन्हीं के सगे भाई अवतार सिंह भड़ाना, जो कांग्रेस पार्टी में है और 4 दिन पहले लक्सर में जन्मदिन पर कंबल बांटकर चर्चाओं में आए। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के गुर्जर जाति से आते हैं, इसलिए हरिद्वार में गुर्जर जाति में अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। मैं कोई जरूरी है यहाँ, ये तो मेरी कौम फैसला करती है मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पहले भी मुझे ये कहते थे, वो जो लोग छोटी सोच के लोग हैं वो सोचते हैं यहाँ से एमएलए के, अरे मैं एमएलए क्या, मंत्री रह लिया, एमएलए रह लिया उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। उसकी असेंबली देखी जो हिंदुस्तान की सबसे, सुनिए मेरी बात, हिंदुस्तान में की सबसे बड़ी असेंबली है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मैं उसमें रह लिया, मैं लोकसभा में रह लिया। तो मुझे समझता है कि मेरे, इसीलिए मैंने सब लोगों को जन्मदिन मनाने का फैसला किया।
मंगरौली चुनाव में करतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस ने बीजेपी का आयातीत नेता बताया, तो अब लक्सर में कांग्रेस नेता अवतार सिंह की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की टेंशन बढ़ी है। लक्सर में बीजेपी विधायक रहे संजय गुप्ता के मुताबिक जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो हरिद्वार के पूर्व नेता हरीश रावत के मुताबिक चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन सिर्फ पैसे के दम पर उत्तराखंड में पांव जमाने की सियासत ठीक नहीं है। सबका स्वागत है और जनता तय करती है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता तय करती है। और ये तो गरजने वाले बादल जो आते जाते रहते हैं। और तो ये छोटा राज्य है, इस राज्य की पूरी राजनीति भी और यहाँ का सामाजिक जीवन भी बिल्कुल हाईजैक हो जाएगा। तो अवतार सिंह भड़ाना के विषय में या करतार सिंह भड़ाना के विषय में यदि वो यहाँ की धरती के साथ जुड़ करके यहाँ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। लेकिन आप केवल धन बल से आकर के चुनाव जीत करके जाएंगे तो इससे एक गलत परंपरा बढ़ जाएगी। हरिद्वार में एंट्री करने वाले भड़ाना बंधु अलग अलग दलों से यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में राजनीति कर चुके हैं। अब दोनों भाइयों की नजर बीजेपी और कांग्रेस से हरिद्वार की 2 मंगरौली और लक्सर सीट पर है। ऐसे में संसाधनों से मजबूत भड़ाना बंधुओं ने हरिद्वार में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के मन में बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। टिहरी के एग्रो फेस्टिवल पैराग्लाइडिंग में एक हादसा हो गया है। प्रतापनगर से पैराग्लाइडिंग करते हुए पायलट झील में गिर गया, जिसका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है और घायल पायलट को हेली सेवा से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। घायल पायलट हरियाणा के करनाल का रहने वाला हार्दिक बताया जा रहा है। घायल पायलट को हेली से भेजा गया ऋषिकेश। टिहरी झील में गिरा था पायलट। टिहरी में दुनिया भर के पैराग्लाइडर्स का मजमा लगा है। यहां पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। टिहरी झील के पास एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप का शुभारंभ आज हुआ। 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस चैंपियनशिप में देश विदेश के करीब 150 पायलटों ने हिस्सा लिया। वहीं टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद पैराग्लाइडिंग की। के लिए नए नए अवसर जो है वो ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और ये टिहरी बांध नए नए जो है रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। हमारे पायलट संदीप जी ने पवन जी, देखो नाम भी पवन पुत्र की तरह, पवन जी ने बहुत ही स्विफ्ट जो है टेक ऑफ भी करवाया और लैंडिंग भी करवाई। भारत चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की मीटिंग से उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर आई है। दोनों देशों के बीच हुई मीटिंग से मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। वहीं इन इलाकों के लोग भी काफी खुश हैं, जहां से ये यात्रा होकर गुजरती है। देखिए रिपोर्ट। डोकलाम विवाद के बाद मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। भारत की लाख कोशिशों के बाद भी चीन ने यात्रा के लिए मंजूरी नहीं दी थी। बीते 5 सालों से रिश्ते तो तल्ख बने ही हैं, साथ ही यात्रा पर रोक लगी है। लेकिन बीजिंग में एनएसए चीफ अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मीटिंग के बाद मानसरोवर यात्रा बहाल करने पर सहमति बन गई है। यात्रा बहाली की खबर से बॉर्डर इलाकों में लोग उत्साहित हैं। ये बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। हम लोग सीमांत के लोग ये आशा करते हैं कि हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और जो भारत और चीन का जो ट्रेड है ये भी बहाल हो जाएगा और निश्चित तौर पर इससे सीमांत जनपद के जो हमारे सीमा के जो गांव हैं, गांव में रौनक लौटेगी। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों भारतीय यात्री लिपुलेख दर्रे को पार कर ये यात्रा करते थे। यात्रा से जहां बॉर्डर के इलाकों को एक पहचान मिलती थी, वहीं पर्यटन को भी 4 चांद लगते थे।
बेहतर होते रिश्तों से अब इंडो चाइना ट्रेड भी शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके बंद होने से भारत के हजारों व्यापारी लंबे समय से संकट में हैं। हालात ये हैं कि बॉर्डर के व्यापारियों को नेपाल के रास्ते माल लाना पड़ रहा है। इस यात्रा से हमारे सीमांत क्षेत्र में अपार पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी और यह यात्रा दोनों देशों के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यह यात्रा हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है हिंदू धर्म का, और यह यात्रा हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि यह यात्रा दोबारा सुचारू की जाए। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2020 में बन गई थी, तभी से मानसरोवर यात्रा पर भी रोक लगी है। ऐसे में अगर ये यात्रा बहाल होती है तो ये पहला मौका होगा जब यात्री दुनिया के सबसे दुर्गम पैदल यात्रा करने के बजाय लिपुलेख दर्रे तक आराम से सफर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।